Hello everyone, my name is Vivek Sharma. In today's class, we will be discussing about the current affairs from previous week about science and technology. इसमें सबसे पहले जो हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी से आप रिलेट कर सकते हो, आदित्य L1 के बारे में हम डिस्कस करेंगे. देन सेकेंड आर्टिकल में हम ऑल्टर मैग्नेटिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक से आप रिलेट कर सकते हैं. कहीं ना कहीं ये जो आर्टिकल है ये स्पिनट्रॉनिक्स के अंदर एप्लीकेशन देखता है, तो इस वजह से ये आईसीटी टॉपिक के अंडर आ जाएगा. देन इसके साथ साथ हम डिजीज टॉपिक से रिफ्ट वैली फीवर के बारे में डिस्कस करेंगे. देन फोर्थ टॉपिक आज का हमारा रहेगा अबाउट गवर्नमेंट की गाइडलाइंस अबाउट ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यू रूल्स 2025 के बारे में, जहां पर आई डोनेशन से रिलेटेड कुछ मेजर चेंजेस यहां पे गवर्नमेंट ने किए. लास्ट में हम क्लीन एनर्जी टॉपिक से पढ़ेंगे वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी के बारे में, जो कि ग्रिड की जो हमारी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकती है. तो कहीं ना कहीं ये पांचों आर्टिकल काफी क्रिटिकल रहेंगे आपके आने वाले एग्जाम के लिए. बट बिफोर गेटिंग इनटू डिटेल्स ऑफ दिस टॉपिक, लेट मी टेल यू, निर्णय आईएएस ने इस साल 16 मेंस के सिलेक्शन दिए, मतलब वो बच्चे जो मेंस को क्लियर कर चुके हैं. अभी नाम मैं आपके सामने यहां पे बता रहा हूं, बट आप ये मान के चलें कि अभी बहुत सारे बच्चों की कंफर्मेशन हमारे पास आनी बाकी है. तो माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि आने वाले समय में ये नंबर 16 से और ज्यादा इंक्रीज हो जाए. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दो जो आर्टिकल्स हैं हमारे उनके बारे में. सो सबसे पहले आज का पहला आर्टिकल स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में हम समझते हैं. अब इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको एक चीज समझनी होगी यहां पे. जैसे लेट्स से ये सन है एंड ये आपकी अर्थ. अब अर्थ और सन के बीच में कंटिन्यूसली एक ग्रेविटेशनल फोर्स आपकी एग्जिस्ट करती है. मतलब अगर आप कोई ऑब्जेक्ट बीच में यहां पे प्लेस करेंगे तो सन की ग्रेविटी इसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी और मून की ग्रेविटी यहां पे अर्थ की ग्रेविटी इसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी. दिस इज अर्थ एंड दिस इज सन. तो यहां पे लैग्रेंज एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऐसे 5 पॉइंट्स के बारे में बताया जहां पर अगर आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो आपकी सन और अर्थ की ग्रेविटी उसके ऊपर असर नहीं करेगी. ऐसे ही पहले पॉइंट को हम लैग्रेंज पॉइंट 1 कहते हैं, जो कि अर्थ और सन के बीच में है. एक अर्थ से बिल्कुल ठीक पीछे यहां पर आपको लैग्रेंज पॉइंट 2 देखने को मिलता है. एक सन के बिल्कुल ठीक पीछे ये आपको लैग्रेंज पॉइंट 3 देखने को मिलता है. एंड ऐसे ही डायगोनली अर्थ से यहां पे आपको लैग्रेंज पॉइंट 4 एंड लैग्रेंज पॉइंट यहां पे 5 देखने को मिलते हैं. तो ये 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर आप किसी सैटेलाइट या ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो अर्थ और सन की ग्रेविटी आपस में नलिफाई हो जाती है, यानी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है. तो इसे कई बारी हेलो ऑर्बिट भी कहा जाता है. तो आज से कई साल पहले यानी 2023 में जब हमने आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया था, तो हमने आदित्य L1 को यहीं पर प्लेस किया था ताकि ये कंटिन्यूसली सन को ऑब्जर्व कर सके. इसमें हमारा फोकस था कि हम सोलर फ्लेयर्स के बारे में अपनी नॉलेज को और बेटर कर सके, बिकॉज ये सोलर फ्लेयर्स अर्थ के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करती है. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये सोलर फ्लेयर ही है जिसकी वजह से आपको अरोरा जैसे फिनोमेना अर्थ के ऊपर देखने को मिलते हैं. अब अरोरा क्या होता है? जहां पे आप ये कह सकते हो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर से ये सोलर फ्लेयर टकराती हैं, जिससे लाइट शो देखने को मिलता है आपको ग्रीनलैंड और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिक वाले एरियाज में, मतलब पोलर एरिया में. अब दूसरी बात आती है कि आपकी जितनी भी कम्युनिकेशन सिस्टम है वो इससे ठप हो जाते हैं. तीसरी चीज, यहां पर जितनी भी आपकी सैटेलाइट्स हैं वो सैटेलाइट भी डिफंक्ट हो जाएंगी अगर सोलर फ्लेयर की वो चपेट में आ जाती है. अगर कोई एस्ट्रोनॉट ऊपर है तो उसके ऊपर भी, उसकी हेल्थ के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा. एंड मोर ओवर इन एडिशन टू दिस हमारे पावर ग्रिड को भी ये फेल कर देगा. एंड जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो भी आपके डिफंक्ट हो सकते हैं इसकी चपेट में आने से. तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि ये अर्थ के लिए सोलर फ्लेयर्स बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है. और इसी को समझने के लिए यहां पर 2023 में भारत ने आदित्य L1 को लॉन्च किया था, जिससे हम इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाए. अब हुआ ये, सोलर फ्लेयर को
कोरोनल मास इजेक्शन भी कहा जाता है। अब रिसेंटली इन्होंने इसी को ऑब्जर्व किया हमारे VELC जो कंपोनेंट है उसके थ्रू। अब ये VELC क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? देखिए, ये एक्चुअल में आप ये कह सकते हो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने डेवलप किया था, जो कहीं ना कहीं आपके कोरोनल मास इजेक्शन के पैरामीटर्स को नोट डाउन करता है। इसकी फुल फॉर्म है विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ, जो कि आपको इंफॉर्मेशन देगा सोलर फ्लेयर्स के बारे में। तो इसने फर्स्ट विजिबल लाइट स्पेक्ट्रोग्राफी ऑब्जर्वेशन की है सोलर फ्लेयर की, एंड इससे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है सोलर फ्लेयर के बारे में और बेटर हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं ये अभी डिस्कवरी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये सोलर फ्लेयर क्या होते हैं? ये एक तरह के प्लाज्मा या मैग्नेटिक फील्ड कह सकते हो, आप इसे एक चार्ज पार्टिकल के सूप की तरह देख सकते हो, जो रिलीज किया जाता है सन के कोरोना के द्वारा, एंड ये अमिट होता है टुवर्ड्स द प्लैनेट। अगर प्लैनेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो तो ये पूरे एटमॉस्फेयर को स्ट्रिप ऑफ कर सकता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, धरती के जो आपको कोर देखने को मिलती है, लिक्विड कोर की वजह से हमारे यहां पे धरती के इर्द गिर्द आपको एक मैग्नेटोस्फेयर देखने को मिलता है, जो हमें इससे प्रोटेक्ट करता है। तो ये आपको याद रखना है कि ये सोलर फ्लेयर होती क्या है। अब इसमें हमारे पास क्या समझ में आने वाली चीज है, तो इसने इसकी हीटिंग और विंड एक्सेलरेशन को समझने की कोशिश की है। मोर ओवर यहां पे विंड की क्या कॉम्पोजिशन है और उसका क्या टेम्परेचर है, इसको भी हम यहां पे समझ पाएंगे। इसके अलावा यहां पे आपको सूट भी देखने को मिलता है, जो यूवी इमेजेस को कैप्चर करेगा। एस्पेक्ट भी है, जो कि सोलर विंड के पार्टिकल्स को मेजर करेगा। उसके साथ साथ पापा, मैग एंड हिलियोस करके भी आपकी कुछ डिवाइसेस इसमें इंस्टॉल्ड हैं, जो कि मैग्नेटिक फील्ड और हाई एनर्जी एमिशन को नापेंगे, मेजर करेंगे। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको यहां पे समझनी थी। आइए अब बात करते हैं आज के सेकेंड आर्टिकल के बारे में। सेकेंड आर्टिकल में ऑल्टर मैग्नेटिज्म के बारे में हमें डिस्कस करना है। अब ये रिसेंटली डिस्कवर की गई है और ये ग्राउंड ब्रेकिंग थ्योरी है जो मैग्नेटिज्म में आपको अब देखने को मिल रही है। देखो, मैग्नेटिज्म क्या होता है, सबसे पहले आप इसे समझिए। मैग्नेटिज्म दो टाइप का होता है। एक होता है फेरोमैग्नेटिज्म, जहां पे लेट्स से आपका ये कोई एलिमेंट है, मेटल है, इसके अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो एक डायरेक्शन में अरेंज होते हैं, एंड जिसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को मिलती है, जैसे आयरन और निकल के केस में आपको देखने को मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं मैग्नेटिक स्टोरेज जो आप हार्ड ड्राइव देखते हैं उसको बनाने में काम आती है। एंड इवन बहुत सारे और भी इसके एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर में इसका एप्लीकेशन है, इवन आपके फैन और बहुत सी जगहों पे इसका एप्लीकेशन आपको देखने को मिलता है इसी मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट का। अब एक होता है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। अब इसमें तो एक डायरेक्शन में पार्टिकल अरेंज थे, जैसे यहां पर चारों ऊपर की तरफ थे, बट ऐसा भी हो सकता है ना कि पार्टिकल अल्टरनेटिव ऊपर नीचे हो। अब ऐसे केसेस में जब ये अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ये जो फ्लो है उसको नलिफाई कर देते हैं, जिसकी वजह से यहां पर आपको जीरो मैग्नेटिज्म, नेट मैग्नेटिज्म जीरो देखने को मिलता है। एंड ये ज्यादा कॉमन है ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड्स के अंदर। अब यहां पे इनका इस्तेमाल स्पिनट्रॉनिक्स में किया जाता है, जहां पे आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसकी घूमने की क्षमता बहुत ज्यादा हो, तो वहां पे अल्ट्रा फास्ट आपको मैग्नेटिक डायनामिक्स के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं। अब इसके विपरीत अब हमें एक और चीज देखने को मिल रही है, जिसमें फेरोमैग्नेटिज्म की भी क्वालिटी है और एंटी फेरोमैग्नेटिज्म की भी क्वालिटी है, और इसी को हमने ऑल्टर मैग्नेटिज्म के नाम से संबोधित किया है यहां पे। तो इस न्यू डिस्कवरी में हमने एक ऐसी मैग्नेटिक स्टेट को डिस्कवर किया है जिसमें फेरो और एंटी फेरो दोनों के फीचर्स आपको ब्लेंड होते हुए दिखते हैं। जैसे मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज आपको मेटलॉइड में देखने को मिलती है, तो ये एक तरह से मैग्नेटिज्म का मेटलॉइड है। अब इसमें जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, मतलब जो चार्जेस है, वो अपोजिट है एक दूसरे के, जिसकी वजह से यहां पर नेट जो मैग्नेटिज्म है आपका जीरो है, बट क्रिस्टल्स की अरेंजमेंट जो है और पैटर्न जो है वो आपकी बिल्कुल मैग्नेटिज्म जैसी, फेरोमैग्नेटिज्म जैसी आपको देखने को मिल जाती है। तो इसको स्पिन पोलराइजेशन जहां पर भी आप यूज करेंगे वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे स्पिनट्रॉनिक्स के डिवाइसेस में वहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। डाटा स्टोरेज जहां पर हाई स्पीड हाई डेंसिटी
मेमोरी की आपको जरूरत हो, इवन क्वांटम कंप्यूटिंग में इसका यूटिलाइजेशन रहेगा, और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस जहां पर आपको चाहिएगी उसको रिड्यूस करने की जरूरत होगी जहां पे, तो वहां पे इसका यूटिलाइजेशन आप देख सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स जो आपको यहां पे याद रखनी थी। आइए अब बात करते हैं रिफ्ट वैली फीवर के बारे में। WHO ने कंफर्म किया कि रिसेंटली मुर्तानिया एंड सेनेगल में इसका एक आउटब्रेक आपको देखने को मिला है। अब एक्चुअल में ये अफ्रीका से ही ओरिजिनेट हुई थी आपकी बीमारी 1930 में रिफ्ट वैली केनिया से, बाद में ये एशिया में भी पहुंची थी 1977 में इजिप्ट के अंदर। तो आउटसाइड अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, यमन में भी इसका कई बार आपको आउटब्रेक देखने को मिला है। वैसे ये ज्यादा कॉमन है सब सहारन एरिया में। ये जूनोटिक नेचर की एक डिजीज है जो कि ह्यूमन के डायरेक्ट कांटेक्ट से, एनिमल के ब्लड और ऑर्गन से आ सकता है, एंड जो मॉस्किटो है उनकी बाइट से भी ये आ सकता है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इसका पॉसिबल नहीं है, जैसे जीका में थ्रू सेक्सुअल एक्टिविटीज ये पॉसिबल था, बट यहां पे वो नहीं है। जनरली ये लाइफ स्टॉक जैसे शीप, गोट, कैटल एंड कैमल से आपकी बीमारी इंसानों में फैलती है, और ये फेलिबो वायरस की कैटेगरी में आती है जो फिनोवेरिडी फैमिली से आपका बिलोंग करता है। तो ये आपको यहां पे याद रखना है। अब सिम्टम क्या रहते हैं? जनरली फीवर लाइक सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं, मतलब आप ये कह सकते हो मसल पेन, जॉइंट पेन, हेडेक, नोजिया एंड फोटोफोबिया, ये सब चीजें आपको देखने को मिलती हैं। बट 10% केस में ये जब सीवियर कैटेगरी में आता है तो उसमें आपको इंसेफ्लाइटिस यानी दिमाग पे बुखार चढ़ना, हेमरेजिक फीवर जहां पे ब्लड लॉस की प्रॉब्लम आ जाती है, एंड हेपेटाइटिस जैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं। वैसे एक बार आप इससे इंपेक्ट हुए तो 2 से 6 दिन में इसके सिम्टम दिखते हैं, तो यहां पे सिम्टम थोड़े डिलेड है तो इस वजह से प्रॉब्लम रहती है। अब इसके लिए कोई एंटीवायरल ट्रीटमेंट अभी के लिए नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब देखिए रोड एक्सीडेंट्स में बहुत सारे लोगों की जान जाती है। अब गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई हम ऐसे केसेस में जो डोनर होते हैं, जिन्होंने अपने ऑर्गन डोनेशन की बात की हो, तो उनके लिए कुछ रूल्स के अंदर अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं, जिससे जो कॉर्निया है, जैसे आपको पता होगा आपकी आंख की पुतली के ऊपर, यानी जैसे आप मेरी आंख यहां पे देख पा रहे होंगे, इसके ऊपर एक ग्लॉसी लेयर है, ट्रांसपेरेंट लेयर, जो मेरी एक आईज को प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट एनी पैथोजन, मतलब कोई पैथोजन, डस्ट वगैरह मेरी आंख के अंदर एंटर ना कर सके, उसको रोकने के लिए ये लेयर बनाई गई है। तो कहते कि भाई इस लेयर को ट्रांसप्लांट करने के लिए अभी कुछ रूल्स को अभी क्या कर दिया, ईज डाउन कर दिया है। तो पहली चीज यहां पे क्लिनिकल स्पेकुलर माइक्रोस्कोप का यूज जो पहले मैंडेटरी हुआ करता था, अब मैंडेटरी नहीं रहा, ताकि एक्सेस और बेटर हो सके। जहां पर ये डिवाइस नहीं है वहां पर भी सर्जरीज कंडक्ट हो सके। वाइडर एक्सेसिबिलिटी के लिए हमने जो इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्म्स है उसको भी ईज डाउन किया, ताकि रूरल और सेमी या स्मॉल जो हेल्थ केयर सेंटर्स हैं वहां पर भी ये चीज हम परफॉर्म कर सके। मोर ओवर आई बैंक, हॉस्पिटल और ट्रांसप्लांटेशन सेंटर के बीच में हमने, आप ये कह सकते हो कि आपस में तालमेल बैठाने के लिए भी यहां पे फोकस किया है। तो उसको एनटोपी यानी नेशनल ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन प्रोग्राम के अंदर हम स्ट्रेंथन करेंगे। अब कॉर्निया क्या होता है? सिंपल सी बात है, जैसा मैंने आपको कहा, ये ट्रांसपेरेंट एक डूम शेप लाइक प्रोटेक्टिव लेयर है जो आपकी आई के अंदर किसी भी तरह के पैथोजन या लाइक डस्ट पार्टिकल को अंदर घुसने नहीं देता है, एंड ये क्लियर विजन आपकी प्रोवाइड करता है। इंडिया के अंदर सबसे बड़ा लीडिंग कॉज इस कॉर्निया की डैमेज के कारण ही ब्लाइंडनेस का देखने को मिलता है, सेकेंड लीडिंग कॉज है, एंड लगभग 12 लाख लोग इससे इफेक्टेड है। तो इस वजह से अगर यहां पे गवर्नमेंट इन चीजों को ठीक से इंप्लीमेंट कर पाएगी तो हमें बहुत बेटर लाइक आप ये कह सकते हो कि ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम को बेटर वे में हम सॉल्व कर पाएंगे। आइए अब बात करते हैं वैनिडम रिडॉक्स फ्लो बैटरीज की। अब वैनिडम की अगर हम बात करें, ये एक्चुअल में आपका 5th ग्रुप का एक मेटल है जो कि एटॉमिक नंबर 23 के साथ आपका आता है। सिल्वर ग्रे कलर का है, डक्टाइल है एंड मेलेबल है। अब ये हाई रेजिस्टेंस शो करता है एसिड एंड अल्कलाई के अगेंस्ट, एंड जनरली अगर बात की जाए वेनेडियम की तो ये वेंडेनाइट, कार्नोटाइट एंड रोस्कोलिट जो है, इन तरह के मिनरल्स के अंदर आपको मिलता है।
इंडिया में इसका अभी कोई नोन सोर्स तो नहीं पता, बट यस चाइना, रशिया और साउथ अफ्रीका में ये भर भर के मिलता है। अब ये बैटरी फॉर्मेशन के अलावा स्टील के अलॉय बनाने में काम आता है, जिससे उसकी स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी एंड क्रोजन रेजिस्टेंस आपकी बेटर हो जाती है। एंड ये फ्लो बैटरीज के अंदर तो यूज होता ही होता है। अब फ्लो बैटरीज क्या होती है? जहां पे आप केमिकल रिएक्शंस को यूज करते हो इसके अंदर केमिकल एनर्जी को स्टोर करने के लिए, यानी ऑक्सीडेशन की अलग अलग स्टेट्स के अंदर हम स्टोर करते हैं केमिकल एनर्जी को, जिससे बाद में हम किसी भी फॉर्म की एनर्जी में इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये ग्रिड स्केल स्टोरेज आपको प्रोवाइड करता है। जैसे 1 मेगावाट का अभी हमने इसे डिजाइन किया नोएडा के अंदर, जो आपकी एनटीपीसी नेत्रा है इसने इसको डिजाइन किया है। तो कहते हैं 10,000 चार्जिंग इसकी हो सकती है, चार्जिंग साइकिल्स। मतलब जैसे आप बैटरी चार्ज करते हैं ना, ऑन ऑफ, मतलब आपने बैटरी चार्ज की, फिर यूटिलाइजेशन करी, फिर चार्ज की, तो 10,000 ऐसी साइकिल्स हो सकती। स्केलेबल है, आप इसको 1 गीगावाट या 1 मेगावाट, 2 मेगावाट, 10, 100 ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है उसके लिए आगे फ्यूचर में स्टोरेज का काम अच्छा कर सकता है। एंड इन एडिशन टू दिस ये नॉन फ्लेमेबल है, जहां पे आपको लिथियम बैटरीज के साथ फटने, एक्सप्लोजन की घटनाएं देखने को मिलते हैं। इसके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे ये डायबिटीज और कार्डियोवास्कुलर डिजीज के लिए भी मेडिसिन बनाने में आपका काम आता है। एंड इसके साथ साथ ये कैटलिस्ट भी है सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोडक्शन का। न्यूक्लियर एनर्जी में भी एज अ मॉडरेटर के तौर पे इसे यूज किया जा सकता है। तो दीज आर दी आर्टिकल्स जो आज हमें समझने थे। आई होप आपको आर्टिकल्स अच्छे लगे हों। कमेंट सेक्शन में बताना आप और कौन से टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, ताकि नेक्स्ट वीक जो भी हमारी डिस्कशन होगी मैं उस टॉपिक को उसमें भी इंक्लूड करूं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।